गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं राकेश कुमार मीणा और अभी मैं एसडीएम सिकरा दौसा पोस्टेड हूँ और मेरा जो बैच है वो RS 2015 बैच है। तो आज हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल टू वे होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही बोलना है और आपको सुनना है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी जो बात हैं वो रखें, मैं कुछ उसका आंसर दे पाऊँ भी किस लिए हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए आए हैं और किस तरह से हमको RS की तैयारी करनी है। तो पहले RS दिया है किसी ने? मतलब आपसे पहले किसी ने नहीं दिया? चलो अच्छा है, फिर तो हम काफ़ी चीज़ें बात कर पाएंगे। आपको ज़्यादातर जो है वो BL सर ने बता दिया कि भाई किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों की भाई किस तरह से एक RS ऑफिसर की है वो लाइफ होती है, किस तरह से वो पब्लिक के बीच में काम करता है, किस तरह से वो लोगों की शिकायतें हैं उनको सुनता है, निस्तारण करता है, समाधान करता है। आप मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि फील कर पाए कि हम RS बनने के बाद में पब्लिक के बीच में जाकर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल आपस में कम्युनिकेशन करके बात करेंगे। ये नहीं कि आप मेरी तरफ देखते रहें, मैं बोलता रहूं। आपके मन में जो भी शंका समाधान जो भी हो वो आप प्रयास करें कि पूछें, क्योंकि ये जो सेमिनार है ये सिर्फ आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जान पाए कि हमको किस तरह से तो पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किसके मार्गदर्शन में पढ़ना है, किस तरह से हमको हमारा जो गाइड है उसको चुनना है और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़ पाएँ। क्योंकि पढ़ाई जो है वो अथाह समुद्र है। हम जितने भी मार्केट में जाएंगे, हमारे पास में जैसे जगतपुरा का मार्केट हो गया या टोंक फाटक का मार्केट हो गया जहाँ बुक्स का भंडार है, हम हर किताब पे जाएंगे हमको अच्छी अच्छी मिलेगी, उसमें डायग्राम्स होंगे, उसमें मोटी मोटी किताबें होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन उसमें से हमको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। जयपुर में कोचिंग्स की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमको अच्छे से अच्छा और बेहतर चुनना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर पाएँ और हम हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता ले पाएँ। तो इसी पर्पज़ से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है ताकि आपकी जो भविष्य कैरियर है उसकी नींव, एक अच्छी नींव रखी जा सके। आप अपने जो लक्ष्य है, मंजिल है, जो भी एक स्टूडेंट है वो अपना कैरियर चुनता है, सपने देखता है कि यार मुझे RS बनना है, IAS बनना है या और कोई भी जो भी प्रोफेशन आप चुनना चाहें। लेकिन ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस देश में मान लो चाहे राज्य में मान लो, IAS और RS से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। हर नौकरी का मेरिट डीमेरिट होती है। हम सोचते कि यार लेक्चर अच्छी है, 5 घंटे गए, 2 क्लास ली, आराम से लाख रुपए सैलरी आ गई, आराम से घर बैठो। लेकिन वो जो 6 घंटे की नौकरी के बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप सुबह 10 बजे गए, शाम को 4 बजे आ गए। RS और IAS एक इस तरह की मल्टी डायमेंशनल नौकरी है जिसमें हर तरह की भूमिका आपको निभानी पड़ती है, चाहे वो प्रशासन के रूप में हो, चाहे आपदा राहत में हो, चाहे और कानून व्यवस्था में हो, किसी भी तरह की आप में हमेशा पूरे 24 घंटे वो एनर्जेटिक बना के रखता है। कई बार आप जैसे मैं होता हूँ, जब कई बार लगता है कि यार क्या नौकरी, मतलब कभी भी फ़ोन आ जाता है, साहब यहाँ भैंस मर गई, गाय मर गई, सांड चढ़ गया, फलाना चढ़ गया, ये बीमार हो गया, अस्पताल में ये समस्या है, स्कूल में ये समस्या है। लेकिन इन चीज़ों को करने में मज़ा आता है। आपके सामने आएगी, आप समस्या का समाधान ढूंढोगे। RS IAS हर कोई इसलिए नहीं बन पाता कि RS और IAS की एग्ज़ाम ऐसे व्यक्तित्व को चुनती है जो उस चीज़ को कर सके। कोई भी बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जो फर्स्ट चांस में बन जाते हैं, सेकंड चांस में बन जाते हैं। हमने कई बार आपके आस पड़ोस में भी होगा कि उसने 4 चांस दिए, 3 चांस दिए, 2 चांस दिए। बहुत ही संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद में RS की एग्ज़ाम है या IAS की एग्ज़ाम है, हम उस स्तर पर पहुँच पाते हैं। तो शायद मैं देख पा रहा हूँ कि सारे अंडर ग्रेजुएट हैं अभी आप, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आई थिंक अभी हमारा अटैम्प्ट नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी आने वाली है। तो RS या IAS बनने के लिए आपको एक अच्छे गाइड की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी गाइड होना चाहिए ताकि हमको उसमें से बता सके कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई तरह की किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, कई तरह के गाइड आपको मिल जाएंगे, कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले बहुत ही जो टेक्स्ट बुक हमारी कॉलेज की होती है, चाहे वो हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है और साइंस टेक की है, चाहे ज्योग्राफी की है, हमें सबसे पहले हमारी जो किताबें हैं, मूल किताबें हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। और सबसे बेसिक तो अगर आदमी को लगता है कि यार मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, सबसे पहले आप NCERT पढ़ो।
जो भी 11वीं 12वीं की 10वीं की एनसीईआरटी है उनको से आपको शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ ये कम्युनिकेशन अपन में 2 वे होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक बार पूछे अपना क्वेश्चन जो भी उसके मन में चल रहा हो, बाकी का बीएल सर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उस परीक्षा से पास करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके सामने है। क्योंकि कभी एक क्षण था जब मैं भी उस टेबल पे था, हमको कोई टीचर आया, कोई बता के गया किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इसमें जैसे बीएल सर की जो भूमिका है वो तो खैर कह ही नहीं सकते कि क्या भूमिका रही है, इतनी अच्छी भूमिका रही कि उसने कई बच्चों को अपना कैरियर बनाने में योगदान दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी कोई सवाल क्वेरी चल रही है, चाहे कोई भी बिटिया है या भैया है, आप पूछे कि भाई सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। मन में शंका समाधान जो भी है वो यहाँ से आपको लेकर जाना है। कोई भी भाई आप में से कुछ तो मन में आ रहा होगा, कुछ तो सवाल आ रहा होगा। हाँ बताओ। देखो प्रशासनिक जो भी आप जैसे आप पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारी सोच डेवलप करनी चाहिए, बैठी वो सारी चीज़ें हैं आपके सफलता के बाद में। जब आप फील्ड में आते हैं, उस चीज़ को आप करते हैं, तो डेली टू डेली जब आप उस चीज़ को करेंगे तो अपने आप में माहिर हो जाते हैं। हम जैसे रस्सी खींचते हैं तो कुएं पर अपना आप निशान पड़ता है, तो उसी प्रकार से जब हर एक चीज़ को हम बार बार करते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं जब हमको डर लगता है, बार बार हम जब उस चीज़ को करेंगे, हर चीज़ समस्या का हम फेस करेंगे तो और समाधान हमको रोज़ नए नए प्रकार के निकालने होते हैं, तो वो धीरे धीरे समझ आप में अपने आप डेवलप हो जाएगी। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप जैसे आरएस का सिलेबस उठा के देखते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो उसमें सबसे पहले आपको ये चयन करना है कि क्योंकि किताबें हमारे पास इतनी सारी हैं, गाइड इतनी सारी हैं, या कोई भी बुक्स, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोचिंग में मिल जाएंगे, तो हमको सबसे पहले उसमें से सबसे अच्छे को चुनना है। क्योंकि हर किताब में सारी चीज़ें एक साथ आपको अच्छी नहीं मिलेगी। हम चाहे मान लो ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री के सारे जो पार्ट्स या सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो आपको एक ही किताब में सारे अच्छे नहीं मिल सकते। इसीलिए किसी भी संस्थान में, चाहे प्रज्ञान रखें चाहे अन्य कोई भी संस्थान रखें, वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम उन सारी बुक्स का जो भी तत्व है या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उस नोट्स में तैयार करके हम हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराएं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। एक अच्छे कोचिंग संस्थान या अच्छे टीचर की भूमिका यही होती है, भाई आपको वो बता देगा कि आपको ये पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैदान में उतरना तो आपको ही पड़ेगा, एग्ज़ाम तो आपको ही देनी पड़ेगी। अच्छा संस्थान आपको उन 10 किताबों में जो मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से, जो सिलेबस डिमांड कर रहा है, जो एग्ज़ाम हमसे मांग रही है, जो आंसर राइटिंग हमसे मांग रहा है, उसको वो बता पाएगा कि भाई ये हमको इसमें से निकाल के पढ़ना है। इसलिए अच्छे कोचिंग और अच्छे संस्थान की भूमिका होती है। और कोई किसी के मन में कुछ तो सवाल आ रहा होगा। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम इस सेमिनार में आए हैं, तो हमें क्या पूछना है, सोच के घर से भी आए होंगे कि यार मुझे ये सवाल करना है। मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं होता, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, नींद आने लगती है, कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ नींद आने लगती है, कब पढ़ना चाहिए, कब अपना दिमाग क्या करना चाहिए, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा किसी के आप में से। पे आप पूछोगे नहीं ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ बैठ के 2 घंटा बैठ के सुन के फिर जाने से कोई सेंस नहीं है आपको। ये हाँ हाँ अच्छा हाँ, अपन तो मिले हुए हैं डॉक्टर साहब, मैं खंडार एसडीएम था पहले। हाँ बिल्कुल बताइए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं वो तो एक बार ब्लड आए, मतलब हमें कुछ नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? जैसे बच्चे अभी आगे कि हमें तो हम ब्लड लेकर आए अपन, आगे स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए? तो बच्चे स्टार्टिंग में आते थोड़ा जैसे रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा हेल्पलेस रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब ने, और एज ए पेरेंट्स और एज ए चिंतित पेरेंट्स के हिसाब से यहाँ बैठे हैं। ज़्यादातर पेरेंट भाई ठीक है जाया सेमिनार है छोड़ दिया, लेकिन एक माँ बाप को अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत चिंता होती है।
एक माँ बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। डॉक्टर साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने संभाला है। जब मैं पहले खंडार एसडीएम था, सब साथ में थे, बातचीत होती थी। तो इतने व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चे के कैरियर की चिंता करना, उसको यहाँ लेके आना, खुद बैठना, समझना एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई 12वीं करने के बाद में या फर्स्ट ईयर में आने के बाद में आदमी ब्लैंक होता है। मतलब एक स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल कोरा कागज़ है, उसको जैसे जैसे हम गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, वो पढ़ता जाएगा। तो BL सर जैसा बता के गए हैं, सबसे पहले, या मैं बता रहा हूँ या मेरे बाद जो भी हमारे साथी आएंगे वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमारी जो बेसिक चीज़ है, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गलती क्या होती है कि हम गए, कोचिंग कर ली और अब लगा कि हम तैयारी कर लेते और डायरेक्ट हम नोट्स या वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कोचिंग संस्थान आप जाएं, ज्वाइन करें, आपको जो अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, या फिर सबसे पहले जैसे आप कौन सी क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में होंगे या BSc हो गई, या जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड जो कॉलेज की बुक्स है, हमारी टेक्स्ट बुक जिनको हम बोलते हैं, चाहे हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, साइंस की हो, साइंस टेक की हो, या जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मेन बेसिक जो बुक्स है हमको सबसे पहले वही पढ़नी चाहिए। क्योंकि उनके अंदर इतना मटेरियल है और हम 2 या 3 साल, जो अभी मान लो जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, ये हमारी वैकेंसी जब तक आएगी, क्योंकि RS एक ऐसी वैकेंसी जो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। अब वो चाहे किसी भी वजह से, मान लो RPSC की गलती हो या जो भी कह सकते हैं अपन, तो हमें उन साल, 1.5 साल, 2 साल में इतना उनको पढ़ लेना है कि हमें फिर ये गाइड नोट्स है ना, ये सिर्फ ऐसा लगे कि हमको रिवीजन करना है। तो आप कई बार हम जैसे कोई भी सेलेक्ट हो जाए, मैं 15 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था। मैं ये मानता हूँ कि मैं आप जैसे ही बिल्कुल स्टूडेंट था, बिल्कुल सामान्य स्टूडेंट, जो 12वीं में 70%, 72% से पास होने के बाद मैं राजस्थान कॉलेज में आए, वहाँ भी 70-72, मतलब एवरेज जो स्टूडेंट कह सकते हैं कि ना तो सुपर इंटेलिजेंट ना एकदम। लेकिन हम जब मेहनत करते हैं लगातार साल, 2 साल, कोई भी कंपटीशन हो, RS और IS आपने अगर 2 साल अपने आप को दे दिए, और 8 घंटे भी अगर आपने अपने 2 साल में आपको दे दिए कि ना मुझे शादी ब्याह में जाना है, बहुत ही आलतू फालतू नहीं, भाई घर में ही शादी है जब तो अलग बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार वहाँ भी चलें, वहाँ भी चलें। अगर आपने 2 साल अपने आप को दे दिए तो ये जो 2 साल की मेहनत है वो आपको इतना आगे ले जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार आपके सामने ऐसे फेज भी आएंगे कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप दोनों दोस्त हैं, आपने SSC का एग्ज़ाम दिया, आप पास हो गए, आप अभी जॉब नहीं लगो, तो आपको फील होगा यार मेरे साथ वाला लग गया, मैं क्या करूँ, दूसरी एग्ज़ाम दे लूँ, रेलवे की दे लूँ, बैंक की दे लूँ। आप दे लोगे, ठीक है, सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिस चीज़ के लिए आपने शुरुआत करी थी, पढ़ाई शुरू कर दी, आप उस पर टिके रहे, तो वो, और उसके बाद में आप सफल हो गए, तो वो आपको उस दोस्त से 10 साल आगे ले जाएगी सीधा। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं इससे 2 साल बाद नौकरी लगाऊं। क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं कि सिविल सर्विसेंट की जो भूमिका है पूरे ज़िले में या स्टेट में, वो किस तरह से होती है। आपको इतना मान सम्मान, इतनी सारी चीज़ें समाज में मिलती है इन चीज़ों के बाद में कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम कोई भी, जैसे मान लो कलेक्टर साहब आए, SDM साहब आए, या कोई भी IAS आ रहे, हम सोचते हैं कि यार सेल्फी ले लें। तो आप खुद सोचो ना, लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे तब आपको कैसा फील होगा। तो जब हम 2 साल या 3 साल की मेहनत में वहाँ वो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं कि लोग आपके साथ सेल्फी लें, तो क्यों ना हम ज़िंदगी में से 2 या 3 साल उस चीज़ के लिए दे दें। क्योंकि ये IAS और RS ऐसा चीज़ है कि ये मेहनत मांगती है और समय लेती है। बहुत खुशकिस्मत लोग बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट चांस में आप निकल जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सभी फर्स्ट चांस में निकलें, लेकिन किस्मत का किसी पे जोर नहीं है। तो लेकिन जितना समय हम अपने आप को देंगे, इस पढ़ाई में को देंगे, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ाई में देंगे, उतना ही आपको आगे ले जाएगी। आप हो सकता है फर्स्ट चांस में प्रॉपर में नहीं टिक पाएँ, तो आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में मेहनत में कमी रही होगी, तभी हम उस कमी को सुधारना है। तो जितना समय हम अपने आप को देंगे, यानी कि आपने देखा वो धनुष को जितना खींचेंगे वो उतना ही आगे जाएगा। तो समय लेता है, 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पे अपन को टिके रहना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छा संस्थान और अच्छा गाइड वो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरह से उस एग्ज़ाम को पास करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि आप ये इतना समुद्र है कि हर चीज़ आप पढ़ भी नहीं सकते।
और हर चीज़ में एक व्यक्ति सभी चीज़ों में पारंगत भी नहीं हो सकता कि आपका ज्योग्राफी भी अच्छा है, हिस्ट्री भी अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है, जीएस भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, अंग्रेजी भी अच्छी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें किसी न किसी बच्चा वीक होगा। उस वीक जो कंपोनेंट है उसी को मजबूत करने के लिए एक अच्छे संस्थान और गाइड की भूमिका होती है। तो मेरा ये मानना है, या सबसे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप में एक बार तो ठोस डिसीजन लें कि यार हमें जीवन में करना क्या है। अभी सर बता रहे थे कि ये जो आपको जीवन में क्या करना है, तो सारे टॉपिक्स मैं नीचे देख रहा था कि भाई ये तो अपन कर ही नहीं सकते। पर व्यापार करने के लिए आपको पैसा चाहिए, राजनीति करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सस्ती और सरल उपलब्ध है और जिसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपन को अपना माइंड को यूज़ करना है, अपने शरीर को कष्ट देना है, टाइम देना है, मेहनत करनी है। उससे आप ये सब बाद में प्राप्त कर सकते हो, चाहे व्यापार भी कर लोगे, पॉलिटिशियन भी बन जाओगे, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए आपको सबसे पहले सक्षम होना पड़ेगा। और पढ़ाई एक ऐसा सस्ता और सरल साधन है जिससे आप ये सारे प्राप्त कर सकते हो। और खाली सिंगल आपको मेहनत करनी है। इसमें ये नहीं है कि यार दोस्त भी आ जाओ या पैसे भी ले आओ। एक छोटी सी चीज़ है, 2 साल मेहनत करनी है, 3 साल मेहनत करनी है, उसके बाद आप सारे जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ आप अपने आप को एक बार तो मजबूत रखें, सोचें, अपना सिलेबस को देखें। हम डायरेक्ट सिलेबस देखेंगे नहीं, ज़्यादातर गलती होती है सिलेबस को देखेंगे नहीं और सबसे पहले हम तैयारी करना शुरू कर देंगे। भाई कोई बुक्स ले ली, कम से कम 7 दिन तो आप सिलेबस को ही रटें कि मेरे हिस्ट्री में क्या टॉपिक है, ज्योग्राफी में क्या टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में क्या टॉपिक है, साइंस में क्या टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक जब आपके दिमाग में रह जाएगा तो आपको हमेशा खुद को याद रहेगा कि यार ये छूट गया मेरे से, ये मैंने पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, मानसून पढ़ लिया, उसमें नदियाँ पढ़ ली, पहाड़ पढ़ लिए, समुद्र पढ़ लिया, ये छूट गया, मैदान छूट गया। तो आपको जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे से क्या छूट गया और क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले तो जो ब्राउज़र आपको दिया है इसमें से अपने सिलेबस को रट लें बिल्कुल कि आरएस में ये सिलेबस है जो मुझे याद करना है। और कोई तो पूछोगे नहीं जब तक आपकी क्वेरी नहीं आएगी। हो सकता है मैं भी नीचे जो सोच के आया हूँ कि यार मुझे ये बच्चों को बताना है, मैं यहाँ भूल गया हूँगा। भूलना सबकी आदत है, मतलब इंसान ही है अपन सब लोग। कुछ मैं भूल गया हूँगा, कुछ आप भूल रहे होंगे, तो पूछेंगे नहीं जब तक मज़ा नहीं आएगा फिर। हाँ बताएं बेटा। बैठो। देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एसडीएम की भूमिका में हो, चाहे आप देखो आरएस जब बनते हैं तो कई सारी पोस्ट होती है। उसमें आदमी सबसे पहले सबसे टॉप में आता है तो आरएस बनता है, फिर तहसीलदार बनता है, फिर बीडीओ बनता है। अलग अलग कई सर्विसेज है, महिला बाल विकास भी है, उसमें कोऑपरेटिव सर्विस भी है, उसमें अकाउंट सर्विस भी है, कई अलग अलग जो सर्विस हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको एक पर्टिकुलर आरएस को छोड़ के सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको एक ही तरह का काम करेगी पूरी ज़िंदगी भर। भाई जो बीडीओ है वो पूरा ग्रामीण पंचायती राज देखेगा, ठीक है। तहसीलदार है वो हमेशा तहसीलदार की भूमिका में रहेगा, प्रमोशन बनने के बाद वो आरएस बन जाता है। और जितनी भी सर्विसेज है वो अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगी। लेकिन आरएस एक ऐसी सर्विस है जो आपको ब्लॉक लेवल पे जब आप एसडीएम लगते हो तो उस तहसील में उस ब्लॉक पर सभी डिपार्टमेंट्स को लेके आपको चलना है। उन सभी डिपार्टमेंट्स की आपको मॉनिटरिंग करना है। सरकार की जो जो जन कल्याणकारी योजना है वो आम आदमी तक पहुंचाना है कि किसी स्कीम्स में किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे हर डिपार्टमेंट, चाहे मेडिकल का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे ग्रामीण पंचायत का हो, चाहे महिला बाल विकास, किसी भी डिपार्टमेंट में जो जो हम सरकार में देखते हैं हर डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग जो है वो एसडीएम को करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था की चीज़ें जब आती है, कई बार मान लो कहीं दंगे हो गए, भाई हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा हो गया या जातीय कोई संघर्ष हो गया, मीणा गुजर लड़ मरे, जाट गुजर आपस में कोई विवाद हो गया, कोई मंदिर की जगह को लेकर छोटा सा कोई देवता था उसको हटा दिया तो उसका विवाद हो गया। सभी तरह के जो विवाद हैं आप जैसा कि अखबार में पढ़ते हैं वो होते रहते हैं। और उन चीज़ों को फेस करने के लिए ही एसडीएम और तहसीलदार और जो भी पुलिस अपने डिप्टी एसपी होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो नुकसान आप उस चीज़ को किस तरह से टैकल करते हो, वो आप उस ब्लॉक में किस तरह से काम कर रहे हो वो आपकी छवि पर डिपेंड करता है। आप पब्लिक से कितना इंटरेक्ट हो रहे हो। आप पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, खाली ऑफिस वर्क करते हैं, तो पब्लिक एसडीएम एक ऐसी पोस्ट है जहाँ आपको पब्लिक में घुल मिलना होता है।
आपको फील्ड में जाना होता है, गांव की चौपाल पे भी बैठना होता है, आपको जन सुनवाई भी करनी होती है, रात्रि चौपाल भी करनी होती है, लोगों से मिलना होता है। तो जितना आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा, और आप एकदम से उस भीड़ में गए जहाँ 1000 की भीड़ है, 500 की भीड़ है, 200 की भीड़ है, लोग बिल्कुल तनातनी आपस में लेके खड़े हैं, डंडे लाठी भाटा लेके, और उसमें से अगर 10 लोग आपको जानकार मिल गए, क्योंकि डॉक्टर साहब तो फील्ड में काम करते हैं, उनको पता है सारी चीज़ें, मेडिकल के तो बहुत ज़्यादा इशू आते रहते हैं, 10 लोग ऐसे जानकार मिल गए जिनसे आप पहले ऑफिस में मिल लिए, किसी चौपाल में मिल लिए, तो वो आपको देख के वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे, अरे साहब तो अपने जानकार हैं। या मैं भी, जो भी अधिकारी होगा वो भी उनको बहुत ढंग से कह पाएगा कि यार ये तो अपने मिलने वाले हैं। तो आपको अगर ऐसे 10 लोग 15 लोग उस भीड़ में मिल गए, तो आपको ये मान लो 50% सोल्यूशन तो वही हो गया। इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी भी तरह के जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें आपको बहुत पोलाइट होना पड़ता है। लोग कुछ भी कहेंगे आपको, मतलब गाली नहीं देंगे, उसके अलावा सब कुछ कहेंगे। और कोई आप जैसा या जवान बच्चा हुआ वो गाली भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो गाली तो क्या नॉर्मल सी हो गई आजकल शब्दों जबान पे, तो गाली दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आपको पीना पड़ेगा, वहाँ सुनना पड़ेगा, वो चिल्लाएंगे जोर जोर से, आपको बहुत कूल रहना पड़ेगा। अगर आप भी बराबर से तैश में आ गए तो फिर तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस तरह से कई बार, क्योंकि जहाँ नुकसान यही होता है कि जहाँ अधिकारी भी तैश में आ गया, पब्लिक भी तैश में आ गई, तो नुकसान हमेशा अधिकारी का ही होता है कि अगली बार उसका ट्रांसफ़र हो गया, या एपी हो गया, या सस्पेंशन हो गया। तो बहुत कूल माइंड से हमको चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत बाद की है, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी इंटरव्यू पैनल में, कि भाई आपको अगर मान लो एसडीएम लगा दो तो आप किस तरह से फेस करोगे। इंटरव्यू इसीलिए होता है इस एग्ज़ाम में कि वो आपको व्यक्तित्व को देख सके, भाई आप किस तरह से उसका रिप्लाई करते हो, कितना नॉर्मल रहते हो, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है। लेकिन उससे पहले हमको प्री और मेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो प्री एग्ज़ाम बहुत ही माइनर और छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, जो को हम लगता है कि यार ये सवाल तो कोई पूछ थोड़ी सकता है, वो चीज़ें भी प्री एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमको साल 2 साल जितना भी आपके पास समय है, मान लो कोई सेकेंड ईयर में है तो उसके पास 2 साल का समय है, 3 साल का समय है, तो बहुत डीपली हमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके। क्योंकि आप ये सोचो कितने लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। हम आईएएस की बात करें तो 17 लाख फॉर्म इस साल बच्चों ने भरे, और उसमें से मात्र 2500 लोगों ने इंटरव्यू दिया। 17 लाख में से 2500, और उसमें से 900 लोग सेलेक्ट हुए। और ऐसा ही सेम जो रेशो है वो हमारे आरएस का रहता है। तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने से लोग पास हो पाते हैं। तो अब आप सोचो कि कितने लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पोस्ट पर पहुंच पाओगे। लेकिन अगर हम फॉर्म की संख्या देख के डर गए तो फिर हमको वो डर आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि आप यूँ मान लो कि 10 लाख फॉर्म भरे हैं तो 8 लोग तो सिर्फ फॉर्म ही भरे हैं उन्होंने। तो आप ये सोच के चलिए 8 लाख लोगों ने सिर्फ फॉर्म ही भरा, वो तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आदत है ऐसे बच्चों के हर फॉर्म एग्जाम में भरना। उनको यही नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म भर दिया बस। तो हमारा जो कंपटीशन है वो मान लो 1000 सीट है, तो कंपटीशन हमारा 10,000 से ही है जो सीरियसली तैयारी करेंगे। कि 10,000 बच्चे ही हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी करेंगे, फिर उसमें से छटनी होती जाएगी। लेकिन हमको 10,000 से मुकाबला करना, एक बच्चे को सोचो कि यार मुझे एक सीट निकालनी है और 10,000 के सामने मुकाबला करना है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कोई 20 घंटा नहीं पढ़ना, कोई 18 घंटा नहीं पढ़ना। मेरा ये मानना है कि अगर साल 1.5 साल आपने अगर 8 घंटे भी पढ़ाई कर ली, 8 घंटे 24 घंटे में से निकालना बहुत ईजी है। 3 घंटा सुबह, 3 दोपहर में, 2 शाम को। 8 घंटे भी अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ लेता है लगातार, तो वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। बशर्ते कि वो अच्छा गाइड, उसको कोई मार्गदर्शन कर रहा हो, चाहे वो अच्छा टीचर भी हो सकता है, अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है गाइड की भूमिका, चाहे वो अच्छा कोचिंग संस्थान हो। प्रज्ञान में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ जो बीएल सर हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी बहुत अच्छा करेंगे। संस्थान बहुत सारे हैं जयपुर में, लेकिन एक तो पर्सनल किसी बच्चे को टाइम देना, हर एक बच्चे को देखना कि यार ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, चेहरे पे इसके तनाव है, टेंशन में है, कि कोई न कोई और परेशानी हो सकती है। परेशानी सभी तरह की होती है। आदमी, कोई बच्चा इकोनॉमिक रूप से परेशान होगा कि यार माँ बाप गरीब हैं, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, बट माँ बाप को नौकरी लगनी चाहिए, मुझे जल्दी नौकरी, माँ बाप की उम्मीद है कि भाई नौकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए। कोई और तरह की प्रॉब्लम होगी, सभी तरह की प्रॉब्लम किसी न किसी के जीवन में चलती है। पर ये एग्ज़ाम उन्हीं को मिलती है या सीट उन्हीं को मिलती है जो सभी तरह की परेशानियों से उभर जाए। चाहे कोई भी हो, मतलब कहीं भी किसी भी नौकरी में हम जाते हैं, कितने से लोग सरकारी नौकरी लगते हैं, उनमें से आप देखो कि किसी न किसी के कोई न कोई समस्या चलती रहती है। तो इन समस्याओं से जो आदमी जूझ लेगा या पार पा लेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो,
मानसिक हो, कुछ भी परेशानी हो, वही आदमी नौकरी या अच्छी पोस्ट प्राप्त कर पाए। आप कई बार क्या होता है कि हम जल्दी नौकरी के लगने के चक्कर में, जैसे मान लो क्लर्क का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम हो गया, माँ बाप ने सोचा भाई पास हो गया, नौकरी लग गई, अब शादी ब्याह कर दो, बच्चे हो जाएंगे, फिर आदमी वहीं अटक जाता है। तो अच्छे मुकाम को पाने के लिए आपको देखो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, लास्ट पहले आपने पूछा, देखो पढ़ने के लिए आजकल हर संसाधन उपलब्ध है, आदमी यूट्यूब पे पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, हर ऐप आ गए हैं, सब तरह की चीज़ें अपने मोबाइल में है। लेकिन जो मज़ा और जो पढ़ने में या जो चीज़ आपको याद किताबों से होगी वो आपको बिल्कुल नहीं होगी किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से। आप उसका सहारा ले सकते हैं, जैसे मान लो ऑनलाइन क्लास 1 घंटे हो गई, पढ़ लिया आपने, लेकिन पढ़नी आपको किताब ही पड़ेगी। जब तक आपका किताब पे पेन नहीं चलेगा, अंडरलाइन नहीं करोगे, आप बार बार उसको 10 बार पढ़ोगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, क्योंकि हमने देख लिया, सुन लिया और फिर उसको सुन के बंद कर दिया। आप जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे, उस चीज़ को हाथ से नहीं लिखोगे, मान लो हम पढ़ रहे हैं कि यार भारत की अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं नदियों का, अब जब तक आपने हाथ से नहीं लिखा कि गंगा यूँ जा रही है, यमुना यूँ जा रही है, गोदावरी यूँ बह रही है, हाथ से जब तक सारी चीज़ें आप रब वर्क नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, और याद भी हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद होना और परफॉर्म करना, दोनों अलग चीज़ है। हम बहुत कई आपने दोस्त भी देखे होंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ उसको याद होता है, एक झटके में याद करता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी कर देता है, आंसर बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन वो बच्चा पास नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टेक्स्ट बुक, रफ वर्क, नोट्स और हैंड रिटन जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और आप आए हो, लगातार हम मिलते रहेंगे, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। कोई भी जैसा आज मुझे लगा कि आपके मन में तो सवाल हैं लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे, तो अगली बार जब आएँ आप अपने मन में सवाल भी लेके आएँ। आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे भी बताने में हो सकता है नहीं भूल जाऊँ, तो बीच बीच में मैं आता रहूँगा, हम बातचीत करते रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे हमेशा। और अभी मेरे बैच मैटी हैं जो राजेंद्र शेखावत जी हैं, वो आ गए हैं, वो आपको और बेहतर और बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जो भी आपके सवाल मुझसे नहीं पूछ पाए आप उनसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।